क्या आपने कभी सोचा है कि एक बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं वो जिंदगी भर पैसों के लिए क्यों संघर्ष करता रहता है, और दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान जो शायद 8वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ चुका हो, वो आगे चलकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है। हाँ, और ये सुनकर शायद ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत अनुचित है या फिर कोई फिल्मी कहानी चल रही है। बिल्कुल, मुझे भी पहले यही लगता था। पर आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी विरोधाभास को डीकोड करने वाले हैं। आज हम पर्सनल फाइनेंस की दुनिया के सबसे चर्चित सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, खासकर रिच डैड, पुअर डैड और कैश फ्लो क्वाड्रेंट के विचारों पर। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स और रेखा चित्र हैं जो बताते हैं कि असल में अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में ऐसा क्या सिखाते हैं जो हम जैसे साधारण घरों में कभी नहीं सिखाया जाता। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये कोई बोरिंग अर्थशास्त्र की क्लास नहीं है। ये पूरा का पूरा स्रोत एक सिंगल पर्सन नरेशन है, मतलब एक प्रथम पुरुष संस्मरण। हाँ, एक 9 साल के बच्चे के नजरिए से, जिसके पास सीखने के लिए 2 बहुत ही अलग अलग पिता थे। एग्जैक्टली। उसके असली पिता, जिन्हें पुअर डैड कहा गया, वो बहुत पढ़े लिखे थे, स्टैनफोर्ड से पढ़ाई की, पीएचडी थी उनके पास, लेकिन वो हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहते थे। और दूसरे थे उसके दोस्त के पिता, रिच डैड, जो स्कूल ड्रॉप आउट थे, राइट? 8वीं फेल, लेकिन आगे चलकर वो अपने राज्य के सबसे अमीर इंसानों में से एक बने। एक बच्चे के दिमाग के लिए तो ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाली स्थिति रही होगी। मतलब पुअर डैड घर में कहते थे कि पैसे का प्यार हर बुराई की जड़ है। उनका सीधा सा फंडा था कि भाई खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि कोई सुरक्षित नौकरी मिल जाए। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ रिच डैड का नजरिया एकदम अलग था। वो कहते थे कि पैसे की कमी हर बुराई की जड़ है। वो सिखाते थे कि पढ़ाई करो, लेकिन इसलिए ताकि तुम एक दिन कोई अच्छी कंपनी खरीद सको। मतलब पूरा नजरिया ही उलट दिया। और इसी दिमागी टकराव का नतीजा था कि उस 9 साल के बच्चे ने पैसे कमाने का अपना पहला तरीका खुद ही खोज निकाला। हाँ, 1956 की वो कहानी। उन दोनों बच्चों ने तय किया कि बस अब तो अमीर बनना ही है। और उनका पहला बिजनेस आइडिया इतना मजेदार था और सच कहूं तो पूरी तरह से गैर कानूनी भी था। हाँ, बिल्कुल गैर कानूनी था। उन्होंने क्या किया कि आस पड़ोस से टूथपेस्ट की पुरानी ट्यूब्स इकट्ठी करनी शुरू कर दी, जो उस जमाने में शीशे की यानी लेड की बनती थी, प्लास्टिक की नहीं। सही कहा। उन्होंने एक आग जलाई और उन सारी ट्यूब्स को पिघलाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस के साँचों में डालना शुरू कर दिया। ओहो, मतलब उन्होंने सच में अपने घर में नकली अमेरिकी सिक्के, निकल ढालने का कारखाना खोल लिया था। बिल्कुल। जब पुअर डैड ने ये सब देखा तो वो तो घबरा गए। उन्होंने बच्चों को बैठाकर समझाया कि भाई ये बिजनेस नहीं है, ये जालसाजी है, इसके लिए तो जेल हो सकती है। ये किस्सा मुझे उस इंसान की याद दिलाता है जिसे तैरना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन वो उत्साह में आकर सीधे गहरे समंदर में छलांग लगा दे। मतलब बच्चों का उत्साह तो अपनी जगह ठीक था, लेकिन तरीका एकदम गलत था। हाँ, तरीका गलत था, लेकिन अगर रिच डैड वहां होते तो क्या कहते? वो शायद उन्हें रोकते जरूर, लेकिन उनके अंदर की उस उद्यमशीलता की उस आग की दाद जरूर देते। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है ना, क्या हमारी शिक्षा प्रणाली सच में हमें पैसे के बारे में कुछ प्रैक्टिकल सिखाती है? हम इतिहास पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये तो कभी नहीं बताया जाता। यही तो इस पूरी चर्चा की नींव है। जब वो सिक्के ढालने वाला काम बंद हुआ, तब रिच डैड ने उन्हें असल दुनिया का सबक सिखाने का फैसला किया, और उन्होंने कोई क्लासरूम नहीं चुना। हाँ, उन्होंने दोनों बच्चों को अपने सुपरमार्केट में काम पर रख लिया। हर शनिवार 3 घंटे काम, और वो भी डिब्बा बंद सामानों से धूल साफ करने का। और इसके लिए उन्हें मिलता क्या था? महज 10 सेंट प्रति घंटा। 10 सेंट, जो कि एक बच्चे के लिए भी बहुत कम था। जाहिर है कुछ ही हफ्तों में बच्चा परेशान हो गया। वो सीधा रिच डैड के पास गया शिकायत करने कि वो नौकरी छोड़ रहा है। और यहीं पर रिच डैड ने उसे वो सबक दिया जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि जिंदगी तुमसे बात नहीं करती, वो बस तुम्हें धक्के मारती है। हर धक्का असल में जिंदगी का ये कहने का तरीका है कि जागो और कुछ नया सीखो। ओहो, मतलब वो उसे रैट रेस का पहला प्रैक्टिकल अनुभव दे रहे थे। बिल्कुल। रैट रेस या चूहे दौड़। जो नोट्स हम देख रहे हैं उनके अनुसार इंसान असल में 2 भावनाओं का गुलाम बन जाता है, डर और लालच। तो ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम इसे देखें। देखिए, सुबह अलार्म बजता है, इंसान उठता है क्योंकि उसके अंदर एक डर है। बिल ना चुका पाने का डर, नौकरी जाने का डर। ये डर उसे काम पर खींच ले जाता है। और जब महीने के अंत में सैलरी आती है
तब दूसरी भावना जाग जाती है, लालच या इच्छा। पैसे आते ही लोग सोचते हैं कि नया फोन ले लूं या गाड़ी फाइनेंस करा लूं। अब इससे क्या होता है, उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। खर्चे बढ़े तो बिल बड़े हो गए, और बिल बड़े हुए तो नौकरी खोने का डर और भी बड़ा हो गया। बिल्कुल। अगले दिन वो फिर उसी डर के साथ उठता है। यही वो रैट रेस है जो इंसान को सोचने ही नहीं देती। ये तो बिल्कुल उस गधे और गाजर वाली कहानी की तरह हो गया। मतलब एक मालिक गधे के सामने डंडे पे गाजर लटका देता है। गधा सोचता है कि बस 2 कदम और वो गाजर खा लेगा। हाँ, लेकिन असल में होता क्या है? होता ये है कि गधे के चलने से मालिक की गाड़ी खींच रही होती है। गधा बस थकता है और मंजिल पर मालिक पहुंचता है। यहाँ इंसान वो गधा है, सैलरी वो गाजर है, और जो गाड़ी वो खींच रहा है वो असल में कंपनी के मालिकों और बैंक का साम्राज्य है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। भावनाएं तर्क पर हावी हो जाती हैं। लोग ये समझ ही नहीं पाते कि नौकरी असल में एक लंबी समस्या का सिर्फ एक शॉर्ट टर्म समाधान है। तो फिर इस रैट रेस से बाहर कैसे निकलें? क्योंकि गधा भी तो पूरी ईमानदारी से मेहनत ही कर रहा है ना। सिर्फ कड़ी मेहनत तो काफी नहीं है। नहीं, सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। इसके लिए वो गुप्त भाषा सीखनी होगी जो अमीर लोग बोलते हैं, अकाउंटिंग की भाषा। और इसमें सबसे पहला नियम है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। मतलब संपत्ति और दायित्व। लेकिन इसे सिंपल तरीके से कैसे समझें? सबसे आसान परिभाषा, एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, चाहे आप काम करें या ना करें, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, बस। ये तो बहुत ही सीधा है। हाँ, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, ये सोचकर कि वो एसेट्स हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रोक का वो उदाहरण याद है आपको? हाँ, उन्होंने एक बार MBA के छात्रों से पूछा था कि उनका बिजनेस क्या है। सबने कहा कि आप हैमबर्गर बेचते हैं। और उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, मेरा बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं है, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। ये बहुत ही कमाल का नजरिया था। वो जानते थे कि हैमबर्गर बेचना तो बस एक सिस्टम था, लेकिन जो शहरों के चौराहों पर उनकी जमीन थी वो उनका असली एसेट था। बिल्कुल, वो जमीन उनके लिए नकद प्रवाह यानी कैश फ्लो बना रही थी। लेकिन एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ एक बात का विरोध करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। देखिए, समाज में हर कोई, हमारे माता पिता, बैंक, सब यही कहते हैं कि हमारा अपना घर हमारा सबसे बड़ा निवेश है, हमारा सबसे बड़ा एसेट है। तो फिर एक घर लायबिलिटी कैसे हो सकता है? यही सबसे बड़ा और खतरनाक भ्रम है। चलिए अब इसे उसी आसान परिभाषा पर परखते हैं। क्या वो घर हर महीने आपकी जेब में पैसा डाल रहा है या निकाल रहा है? जाहिर है निकाल रहा है। EMI देनी पड़ती है, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस का खर्चा। एग्जैक्टली, हर महीने पैसा जेब से बाहर जा रहा है। लोग सोचते हैं कि 20 साल बाद जब इसे बेचेंगे तो मुनाफा होगा। वो असल में सट्टा लगा रहे हैं कि कीमतें बढ़ेंगी। जब तक वो घर आपको हर महीने किराए के रूप में नकद आय नहीं दे रहा, तब तक वो एक लायबिलिटी ही है। ओह, ये सचमुच सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देता है। मतलब एसेट्स बनाने का असली मतलब है ऐसे सिस्टम्स बनाना जो खुद पैसा कमाए। लेकिन ये तय कैसे हो कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? इस स्रोत में एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट का जिक्र है, वो क्या है? कैश फ्लो क्वाड्रेंट दुनिया के काम करने वाले लोगों को 4 हिस्सों में बांटता है। एक प्लस का निशान सोचिए। बाईं तरफ ऊपर है E यानी एम्प्लॉई या कर्मचारी, और उसके नीचे है S यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटे बिजनेस का मालिक। और दाईं तरफ ऊपर है B बिग बिजनेस, और नीचे है I इन्वेस्टर यानी निवेशक। समस्या ये है कि हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली हमें सिर्फ बाईं तरफ रहने के लिए ही तैयार करती है ना। अच्छे नंबर लाओ, डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। बिल्कुल। और E और S क्वाड्रेंट में सबसे बड़ी खामी यह है कि वहां आप अपने समय का व्यापार करते हैं। एक डॉक्टर जब तक क्लिनिक जाएगा तभी तक पैसा आएगा, छुट्टी ली तो आय शून्य। सही बात है, लेकिन असली आर्थिक आजादी दाईं ओर है, B और I में। S सोचता है कि सारा काम उसे खुद करना है, वो सबसे होशियार है। लेकिन B एक सिस्टम बनाता है, वो खुद से ज्यादा होशियार लोगों को नौकरी पर रखता है। इसके लिए मुझे एड और बिल की कहानी याद आ रही है। एक गांव में पानी की कमी थी, 2 लोगों को पानी लाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। हाँ, एड ने 2 बाल्टियां खरीदी और दिन रात झील से पानी ढोने लगा। ये E और S की मानसिकता है, बाल्टी ढोना। और बिल ने क्या किया? बिल गायब हो गया कुछ महीनों के लिए। उसने एक बिजनेस प्लान बनाया, निवेशक जुटाए और एक उच्च गति वाली पानी की पाइपलाइन बिछा दी। जिस दिन वो पाइपलाइन चालू हुई,
ऐड का बिजनेस खत्म। अब बिल सोता भी रहे तो पाइपलाइन उसे पैसा कमा कर देती है। सच में पाइपलाइन का आइडिया बहुत ही शानदार है, लेकिन अगर ये इतना ही फायदेमंद है तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं करता? क्या ये सिर्फ जानकारी की कमी है? नहीं, जानकारी तो है, असली समस्या मनोवैज्ञानिक है। वित्तीय साक्षरता होने के बाद भी 5 बड़ी मानसिक रुकावटें इंसान को रोक देती हैं। पहली है डर, पैसा खोने का डर। लेकिन डर तो सबको लगता है ना, अमीर लोगों को भी लगता होगा। बिल्कुल लगता है। फर्क इस बात में है कि आप उस डर पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। नोट्स में टेक्सास के अलामों की लड़ाई का उदाहरण है। वहां टेक्सास के लोग बुरी तरह हार गए थे। हाँ, लेकिन उन्होंने उस हार को रोना नहीं बनाया, उन्होंने उसे प्रेरणा बना लिया। रिमेंबर द अलामो। अमीर लोग आर्थिक नुकसान को सबक की तरह लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग सुरक्षित खेलने के चक्कर में कभी खेलते ही नहीं। और दूसरी रुकावट है निराशावाद, जिसे यहाँ चिकन लिटिल सिंड्रोम कहा गया है। हाँ, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। ऐसे लोग हमेशा शंकाओं से घिरे रहते हैं। अरे ये काम नहीं करेगा, अर्थव्यवस्था खराब है। इस शोर की वजह से वे इतना सोचते हैं कि कभी कोई कदम ही नहीं उठाते। पैरालिसिस बाय एनालिसिस। और तीसरी रुकावट आलस्य, लेकिन शारीरिक नहीं, मानसिक आलस्य। एग्जैक्टली। जब आप कहते हैं कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसे आराम मिल जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है। हाँ। लेकिन अगर आप पूछें कि मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूं, तो दिमाग के पुर्जे दौड़ने लगते हैं, वो समाधान खोजने पर मजबूर हो जाता है। शब्दों का कितना छोटा सा लेकिन शक्तिशाली फेरबदल है। अब चौथी रुकावट पर आते हैं, जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, बुरी आदतें। हाँ, और ये हमारी पारंपरिक सोच को पूरी तरह उलट देती है। रिच डैड का सबसे बड़ा नियम था, खुद को सबसे पहले भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। पर ज्यादातर लोग तो पहले टैक्स देते हैं, बिल चुकाते हैं, फिर जो बचता है वो खुद को देते हैं। और यही वो गलती करते हैं। अगर आप सबको पहले पैसा दे देंगे तो आपके अपने एसेट कॉलम के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन वेट एक सेकंड रुकिए। अगर कोई इंसान अपने बिल और टैक्स पहले पे नहीं करेगा तो लेनदार और सरकार तो उसके घर आ जाएंगे ना। ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना सलाह लग रही है। पहली नजर में ये बिल्कुल पागलपन लगता है, लेकिन समझिए, रिच डैड अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते थे, वो बिल चुकाते थे। फिर उनका क्रम अलग था। वो सबसे पहले अपनी आय का एक हिस्सा अपने निवेश खाते में डालते थे। अब इसके बाद अगर बिल चुकाने के लिए पैसे कम पड़ गए तो वो अपनी बचत को नहीं तोड़ते थे। तो फिर बिल कैसे चुकाते थे? यही तो सीक्रेट है। वो लेनदारों का बिल का जो दबाव होता है उसे प्रेरणा की तरह इस्तेमाल करते थे। वो बाहरी दबाव उन्हें सोचने पर मजबूर करता था कि अब मैं एक्स्ट्रा पैसा कैसे कमाऊं। ओह, हाँ, कोई नया बिजनेस डील खोजना, पार्ट टाइम काम करना। इससे उनकी मानसिक वित्तीय मांसपेशियां मजबूत होती थीं। दबाव इंसान को क्रिएटिव बनाता है। समझ गई। मतलब डर को अपने खिलाफ इस्तेमाल करने के बजाय उसे खुद को और ज्यादा मेहनती बनाने के लिए इस्तेमाल करना। ये वाकई जीनियस है। और पांचवी रुकावट है अहंकार। अहंकार बस अज्ञानता पर छिपाने की ढाल है। जब इंसान सोचता है कि जो मुझे नहीं पता वो जरूरी ही नहीं है, तो वो अपना ही नुकसान कर रहा होता है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो बात शीशे की तरह साफ है। रैट रेस के उस जाल को समझना, सिर्फ पैसा कमाने के बजाय ये देखना कि पैसा बह किधर रहा है, एसेट्स में या लायबिलिटीज में। बाल्टियां ढूंढने वाली सोच से बाहर निकलना और अपनी पाइपलाइन बिछाना। और मानसिक रूप से इतना मजबूत बनना कि मैं खर्च कैसे उठा सकता हूं जैसी सोच को अपनाया जा सके। बिल्कुल, ये चर्चा हमारे सोचने के पुराने ढांचे को एकदम हिला देती है। आज के इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं स्रोत सामग्री में दी गई संपत्ति यानी वेल्थ की एक नई परिभाषा पर ध्यान खींचना चाहूंगी। हम आमतौर पर अमीरी को बैंक बैलेंस या बड़ी गाड़ी से मापते हैं, लेकिन असली वेल्थ का मतलब बकमिंस्टर फुलर के विचारों में कुछ और ही है। असली वेल्थ है समय। समय? हाँ, अगर आज आप काम करना बंद कर दें तो आप अपनी बची हुई जीवन शैली को कितने दिनों तक बिना काम किए बरकरार रख सकते हैं, वही आपकी असली संपत्ति है। मिलते हैं अगली बार एक और गहरे विश्लेषण के साथ।